हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्रांस की क्रांति, आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो पहला प्रश्न दिया है वो कह रहा है फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी, ठीक ना। ऑप्शन है 1776 ईस्वी, 1789 ईस्वी, ठीक है, फिर 1776 दो बार रिपीट हो गया, 1832 ईस्वी। तो याद रखिएगा फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन खो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, बेस्टिल का पतन कब हुआ था? बेस्टिल का पतन कब हुआ था? 5 मई 1789 को, 20 जून 1789 ईस्वी को, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को और 27 अगस्त 1789 ईस्वी को। याद रखना है कि बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन गो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? प्रथम स्टेट में कौन आते थे? सर्वसाधारण, किसान, पादरी, राजा। तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। कौन आते थे? पादरी। ऑप्शन गो इसका सही आंसर होगा। अगला, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? पादरी, राजा, कुलीन, मध्यम वर्ग। तो द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? कुलीन। कौन आते थे? कुलीन। इसका गो हो जाएगा सही आंसर। अगला, तृतीय स्टेट में कौन आते थे? दार्शनिक, कुलीन, पादरी, न्यायाधीश। तो तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? दार्शनिक। कौन आते हैं? दार्शनिक। इसका ऑप्शन को सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर क्या था? वैज्ञानिक, गणितज्ञ, लेखक, शिल्पकार। वोल्टेयर क्या था? ये लेखक थे। क्या थे? लेखक। ऑप्शन गो। अगला, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद, जनता की इच्छा, शक्ति पृथक्करण, निरंकुशता। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जनता की इच्छा इस सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन खो। अगला, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सामाजिक संविदा, विधि के आत्मा, दास कैपिटल, वृहत ज्ञानकोश। तो मॉन्टेस्क्यू ने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम था विधि की आत्मा। क्या नाम था? विधि की आत्मा। ऑप्शन खो। अगला है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? नेपोलियन, लुई 14वां, लुई 16वां, मिराबियो। जब फ्रांस की राजक्रांति हो रही थी तो वहाँ का राजा लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। ऑप्शन गो। अगला, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि फ्रांस में जो है 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन खो। अब हम लोग आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है ना। खाली स्थान को भरने पे दिया गया यहाँ पे कह रहा है प्रश्न, ठीक ना, कि लुई 16वां सन डैश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो 1774 में बैठा था। कब बैठा था? ये 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। अगला है, डैश लुई 16वां की पत्नी थी। लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? इसकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोयनेत। मेरी अंतोयनेत, ठीक है ना। या खाली स्थान में ये लिखा गया मेरी अंतोयनेत। अगला, फ्रांस की संसदीय संस्था को डैश कहते हैं? तो फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेटस जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटस जनरल कहते हैं, ठीक है ना। अगला, ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को डैश कहा जाता था? तो जो पूंजीपति ठेका पर टैक्स वसूलते थे उसको हम लोग टैक्स फार्मर कहते थे। क्या कहते हैं? टैक्स फार्मर, ठीक है ना। अगला, डैश के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेस्क्यू ने की थी? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की स्थापना कौन किए थे? मॉन्टेस्क्यू ने किए थे। शक्ति पृथक्करण, ठीक ना। अगला, डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है? सामाजिक संविदा किसकी प्रसिद्ध किताब है? रूसो की। किसकी है? रूसो की। अगला, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की असेंबली, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने डैश की घोषणा की थी?
तो 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी, मानव और नागरिकों के अधिकार की। अगला, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? ठीक है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो ये थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक ना। अगला है दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डैश ईस्वी में हुआ था? इसका अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। अगला, फ्रांसीसी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1846 में। 1846 में। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जिसे पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? ठीक ना। तो क्या है फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे? इसमें लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। ठीक ना। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण या क्या लिखेंगे? निम्नलिखित थे। क्या जोड़ेंगे? निम्नलिखित थे डैश। पहला लिखेंगे 1774 ईस्वी में, पहला क्या लिखना है? 1774 ईस्वी में लुई सोलमा गद्दी पर बैठा। ठीक ना। लुई सोलमा कब गद्दी पर बैठा? 1774 में गद्दी पर बैठा। वह बहुत ही निरंकुश फिजूलखर्ची करने वाला एक अयोग्य शासक था। ठीक ना, एक अयोग्य शासक था। यहाँ तक लिखेंगे पहला पॉइंट। दूसरा, फ्रांस की निरंकुश शासन का अभाव। ठीक ना, फ्रांस की निरंकुश शासन का अभाव होने के कारण वहाँ 175 वर्षों तक संसदीय संस्था स्टेटस जनरल की बैठक नहीं बुलाई गई। ठीक ना, दूसरा पॉइंट। तीसरा लिखेंगे फ्रांस में स्वायत्त शासन का अभाव था, वहाँ वर्साय के राजमहल की प्रधानता थी। ये लिखेंगे। और चौथा कारण लिखेंगे राजा की पत्नी के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था। इन कारणों से वहाँ की जनता राजतंत्र के खिलाफ हो गई थी। ठीक ना। ये सभी फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण थे। इतना लिखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला है फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? ठीक है, वहाँ क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? इसमें लिखना है फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण निम्नलिखित थे। क्या थे? निम्नलिखित थे डैश। फ्रांस के पहला लिखेंगे, पहला निम्नलिखित थे के बाद पहला, फ्रांस के मध्यम वर्ग के लोगों को कुलीनों जैसा अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते थे। दूसरा, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, यह बात अपमानजनक थी। तीसरा, वहाँ किसानों की स्थिति खराब थी, वे करों के बोझ तले दबे हुए थे। तो ये सभी हो गया इसका सामाजिक कारण। इतना लिखेंगे इसमें। अगला है कि क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालें। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण निम्नलिखित थे। निम्नलिखित थे। पहला, फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसे सुधारने के लिए वहाँ की जनता पर करों को लाद दिया गया था। दूसरा, किसानों पर भूमि कर के अलावे धार्मिक कर, सामंती कर इत्यादि लगाए गए। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगा दिए गए। तीसरा, औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है ना, कि मशीन का संख्या जैसे बढ़ते चला गया तो वहाँ के जो लोग जो है हाथ से काम वगैरह करते थे वो सब लोग अब क्या हो गए? बेरोजगार हो गए और वहाँ बेरोजगारी बढ़ते चला गया। चौथा, व्यापारियों पर अनेक तरह के कर लगाए गए, जैसे गिल्ड की पाबंदी, सामंती कर, प्रांतीय आयात कर इत्यादि। इस कारण वहाँ के व्यापार का विकास नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखना है। ठीक है, फ्रांसीसी से लिखना है। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। ठीक है ना, फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने क्या किया? तो फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का क्या किया? सूत्रपात किया। इसमें मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो ये सब प्रमुख थे। ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो ये सब क्या थे? बहुत ही फेमस थे। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, ठीक है, इसके पुस्तक का नाम है विधि की आत्मा, में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
वोल्टेयर इस बात का प्रबल समर्थक था कि जनता प्रजाहित में होना चाहिए। जनता किस में होना चाहिए? प्रजाहित में होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू तथा वोल्टेयर सुधार के पक्षधर थे, लेकिन रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। वो क्या चाहता था? पूर्ण परिवर्तन चाहता था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा के, यानी रूसो का प्रसिद्ध किताब था सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा के द्वारा राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना, अतः वह राजतंत्र का समर्थक था। ठीक है, इतना इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लेटर्स दी कैचेट से आप क्या समझते हैं? लेटर्स दी कैचेट से आप क्या समझते हैं? फ्रांस में वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं थी। राजा या उसका आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। नहीं, इसका या व्यक्तिक होगा, ये गलती थोड़ा लिखा है, इसका व्यक्तिक आप लोग सही लिखिएगा। ऐसे होगा व्यक्तिक। ठीक है, व्यक्तिक स्वतंत्रता नहीं थी। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग की गिरफ्तारी का वारंट होता था। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई गलती नहीं भी किए हैं, यदि वहाँ के राजा को आप पे शक हो गया तो शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यही है लेटर्स द कैचेट, लेटर्स द कैचेट। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लजायते की, लजायते नहीं लफायते होगा, क्या यहाँ पे लफायते, लो फुआ का होगा। लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, जिससे वहाँ गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई थी? गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। फ्रांस की जनता के लिए इससे प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। ठीक ना, फ्रांस की जनता के लिए क्या किया? इसने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। इससे फ्रांस की क्रांति को बल मिला। अगला क्वेश्चन, अगला है, मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव और नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव एवं नागरिक के अधिकार का अर्थ है नागरिकों को दिया जाने वाला स्वतंत्रता। ठीक ना, नागरिकों को दिया जाने वाला स्वतंत्रता, नागरिकों को दिया जाने वाला स्वतंत्रता का अधिकार। हर देश में नागरिकों को मतदान का अधिकार, भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना, ये सब मिलना चाहिए। तो हर देश में नागरिकों को मतदान का अधिकार, भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक ना, ये सब क्या होता है? प्राप्त होता है। किसी भी इंसान को अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। यही सब क्या? मानव एवं नागरिकों के अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन नंबर 8वां, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? तो फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड की जनता ने सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ठीक है, जिसके कारण 1832 ईस्वी में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों की शुरुआत की गई। 9वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति ने इटली को भी प्रभावित किया कैसे? नहीं, फ्रांस की क्रांति से इटली भी प्रभावित हुआ कैसे? तो फ्रांस की क्रांति ने इटली को बहुत प्रभावित किया। इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना को एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने में राष्ट्रीयता की भावना आई। अगला क्वेश्चन है 10वां, फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी को कैसे प्रभावित किया? फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी को भी प्रभावित किया कैसे? फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी को बहुत हद तक प्रभावित किया। जर्मनी पहले 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, ने बटा हुआ था। नेपोलियन के प्रभाव से 38 राज्यों में सीमित हो गया। नेपोलियन क्या किया? इन 300 राज्यों को जो है इस प्रकार समेट दिया जो कि 38 राज्यों में सीमित हो गया। इस क्रांति से जर्मनी के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को अपनाया। इस प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। तो दीर्घ उत्तरीय जो है प्रश्न का पहला प्रश्न दिया गया, पहला क्वेश्चन,
कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। पूरा वर्णन करके लिखना है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है ना। लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे पहले राजनीतिक कारण, ठीक है। क्या लिखेंगे? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण दे के ऐसे डैश देंगे, ठीक है ना। और डैश के बाद फिर लिखना है इसमें यहाँ पहला क्या राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में लिखेंगे लुई 16वां सन 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, जो ये क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। खाली राजनीतिक कारण दे के डैश दे के लिखेंगे। जो निरंकुश, फिजूल खर्ची और अयोग्य शासक था, ठीक है ना। निरंकुश था, खर्चा खूब करता था, बिल्कुल भी योग्य शासक नहीं था। उसकी पत्नी मेरी अंतोजनीत भी बहुत खर्चीली थी, लुई 16वां का जो पत्नी था मेरी अंतोजनीत, वो भी बहुत खर्चीली थी। वह उत्सवों पर बहुत पैसे लुटाती थी। महलों में 15,000 अधिकारी बिना काम किए पैसे उठाते थे, ठीक है ना। महल में 15,000 ऐसे अधिकारी थे जो कि बिना काम किए क्या होता था, ठीक है ना, पैसा लेता था। यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद जो है फिर यहाँ तक लिखने के बाद फिर इसी में लिखेंगे फ्रांस में, ये जोड़ देंगे, खो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, उसी के आगे लिखेंगे फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र पर जनता का अभाव था, जिस कारण वहाँ स्टेटस जनरल, जो एक संसदीय संस्था थी जिसकी बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी, ठीक है ना, 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। उसका लिखेंगे फ्रांस, फिर ये गो नहीं लिखेंगे, उसी में जोड़ेंगे आगे। फ्रांस में स्वायत्त शासन का अभाव था, ठीक है ना। फ्रांस में स्वायत्त शासन का अभाव था। वहाँ वर्साय के राजमहल की प्रधानता थी, ये लिखेंगे, वर्साय के राजमहल की प्रधानता थी। इतना लिख देंगे, ठीक है ना, इतना लिख देंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा कारण क्या है? सामाजिक कारण। दूसरा कारण क्या लिखेंगे? सामाजिक कारण, ठीक है ना। तो सामाजिक कारण रोमन नंबर 2 में लिखेंगे सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण दे के फिर क्या करेंगे? डैश देंगे, ठीक है ना। तब लिखना है को सब, ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना है फ्रांस के मध्यम वर्ग के लोगों में बहुत असंतोष था, और इसका कारण था सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान नहीं मिलता था। वो हर एक योग्य से, ठीक है ना, हर एक एंगल से वो सुयोग्य था, फिर भी उसको जो कुलीन जैसा मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता था। उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था, ठीक है ना। फिर इसी में लिखेंगे, खो नहीं लिखेंगे, इसी में लिखना आगे कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा मध्यम वर्ग के लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था, ठीक है ना। ये असमान व्यवहार किया जाता था, यहाँ तक लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे ये वाला, फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार के करों को देना पड़ता था, ठीक है ना, उन्हें अनेक प्रकार के करों को देना पड़ता था। ये हो गया सामाजिक कारण। फिर रोमन नंबर 3 में लिखेंगे इसका तीसरा आर्थिक कारण। क्या लिखना है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण दे के डैश देंगे, इसमें लिखना है विदेशी युद्धों और अपव्ययों के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए जनता पर करों का बोझ डाल दिया गया था, और कर वसूलने का तरीका भी असमानता और पक्षपात पर आधारित था, ठीक है ना, पक्षपात पर आधारित था। यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद फिर खो नहीं लिखेंगे, इसी में लिखना किसानों के ऊपर भूमि कर लगाया गया था। किसानों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? भूमि कर लगाया गया था। इसके अलावे उन्हें तीथे नामक धार्मिक कर चर्च को देना पड़ता था। यहाँ तक लिखेंगे, चर्च को देना पड़ता था, ठीक है ना। फिर एक और इसमें पॉइंट लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति शुरू होने की वजह से वहाँ मशीनों का उपयोग होने लगा था, फलस्वरूप वहाँ के घरेलू उद्योग धंधे नष्ट होने लगे, जिससे वहाँ बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है ना, बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी। यहाँ तक लिख देंगे, बस हो गया ये बढ़ने लगी तक। अगला है सैनिक कारण। क्या है? सैनिक कारण। फिर क्या लिखेंगे? चौथा नंबर देंगे रोमन नंबर में 4, और सैनिक कारण दे के डैश देंगे, इसमें लिखेंगे। ये को नहीं लिखना, डायरेक्ट डैश दे के। वहाँ पदों पर नियुक्ति में असमानता का भाव था, ठीक है ना। वहाँ के बदले फ्रांस देंगे, क्या देंगे? फ्रांस। फ्रांस में क्या लिखना है? फ्रांस में पदों पर नियुक्ति में असमानता का भाव था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था, ठीक है। सेना के लिए, फौजी के लिए किसको बहाल किया जाता था? किसानों के लिए, किसानों को सैनिक में रखा जाता था। वहाँ सैनिक को काम के हिसाब से वेतन कम दिया जाता था, और उन पर बहुत कठोर अनुशासन लगाए जाते थे। सैनिकों के लिए भोजन की भी वहाँ सही व्यवस्था नहीं थी।
यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना। अगला लिखेंगे अब व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण, रोमन नंबर 5 में व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। तो फिर इसमें डायरेक्टली लिखना है फ्रांस में सभी प्रकार की स्वतंत्रता का अभाव था। वहाँ भाषण, लेखन या अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का भी अधिकार नहीं था। वहाँ धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। वहाँ का राज धर्म कैथोलिक धर्म था। सभी को इसी धर्म को मानना था और जो लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते थे उन्हें कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ तक लिख देंगे, बस इतना हो गया। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन का पूरा आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय है, तो आंसर लंबा जाएगा ही। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए, उसके परिणामों का क्या करना है, उल्लेख करना है। लिखेंगे फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए। फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए, उत्तर में लिखना है। पहला लिखेंगे पुरातन व्यवस्था का अंत। पुरातन व्यवस्था का अंत, इसके अंदर लिखना है फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ सामंतवाद का अंत हो गया। वहाँ पुरातन व्यवस्था की समाप्ति हो गई और आधुनिक युग का जन्म हुआ, ठीक ना। आधुनिक युग का जन्म हुआ, यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। इतना हो गया पहला पॉइंट। दूसरा लिखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। फ्रांस की क्रांति के वहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। वहाँ जनता को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे जनतंत्र की स्थापना। लिखेंगे इस क्रांति में वहाँ से राजा के दैनिक अधिकार के सिद्धांत को समाप्त कर जनतंत्र की स्थापना करवाई गई, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे व्यक्ति की महत्ता। व्यक्ति की महत्ता। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए तथा उनके कर्तव्यों की घोषणा की। पाँचवा पॉइंट समाजवाद का प्रारंभ। इस क्रांति के साथ ही वहाँ समाजवाद का उदय हुआ। जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की और गरीबों का पक्ष लिया। यहाँ तक लिखेंगे। अगला वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। क्रांति के बाद वहाँ व्यापारियों पर से कई प्रकार के व्यापारिक प्रतिबंध जैसे गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर इत्यादि हटा दिए गए। फुल स्टॉप, हटा दिए गए। सातवां दास प्रथा का उन्मूलन। इस क्रांति ने फ्रांस से दास प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने समाप्त कर दिया, यहाँ तक लिखेंगे। आठवां पॉइंट सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। तो लिखना है इसके अंदर फ्रांस में क्रांति के पहले तक शिक्षा का प्रबंध चर्च में हुआ करता था। सब कहाँ पढ़ाई करते थे, चर्च में। पर क्रांति के बाद वहाँ सरकार के द्वारा पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थान खोले गए, ठीक ना। अगला 9वां नंबर राष्ट्रीय कैलेंडर। क्रांति के बाद फ्रांस में ऋतुओं के आधार पर 12 महीने में बटा कैलेंडर लागू किया गया। उसका नाम ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि रखा गया। पूरा लिखना पड़ेगा इसमें। अगला महिला आंदोलन। फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए जागरूक किया, जिसके कारण आगे चलकर कितने दिनों तक महिला आंदोलन चलता रहा, ठीक है ना। यहाँ लिखिए चलता रहा, इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा। जिसके फलस्वरूप 1846 ईस्वी में वहाँ की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी 1866 में फ्रांस की महिला को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, कैसे। फ्रांस की क्रांति क्या थी, एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, कैसे। तो आंसर लिखना है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पादरी, अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग, ठीक है ना। पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और मध्यम वर्ग। फुल स्टॉप देंगे। इनमें पादरी तथा अभिजात वर्ग को कुलीन वर्ग कहते थे। पादरी और अभिजात वर्ग को क्या कहते थे, कुलीन वर्ग। इन्हें कई प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त थे। फ्रांस की कुल भूमि का 40% भूमि जो इन्हीं लोग के पास था। दूसरी ओर 90% जनता मध्यम वर्ग की थी। 100% में 90% लोग क्या थे, मध्यम वर्ग थे। इन्हें किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। डॉक्टर, वकील, शिल्पी एवं मजदूर आदि इसी वर्ग में आते थे। ये सभी मध्यम वर्ग में आते थे।
मध्यम वर्ग में सबसे ज़्यादा असंतोष था, कोई सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीनों जैसा सम्मान प्राप्त नहीं था, ठीक ना। जो सब कुछ से संपन्न थे फिर भी उसके पास जो है कुलीन के जैसा इज्जत प्राप्त नहीं था। समानता एवं उन्नति के बावजूद वे सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, ठीक ना, वंचित थे। राज्य के सभी ऊंचे ओहदे कुलीनों के लिए सुरक्षित थे, ठीक ना। जो बड़ा बड़ा पद था राज्य के लिए, सब में कुलीन का अधिकार था। कुलीन वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के साथ बुरा बर्ताव करते थे, इसलिए मध्यम वर्ग ने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी। अगला क्वेश्चन, अगला है फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों का क्या योगदान था। फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिक का क्या योगदान था। फ्रांस की क्रांति में फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इसमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर तथा रूसो प्रसिद्ध थे। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि के आत्मा में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वोल्टेयर राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए का प्रबल समर्थक था, ठीक ना। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे, लेकिन रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। रूसो चाहता था कि पूरा परिवर्तन हो जाए। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा का संप्रभु माना, अतः वह राजतंत्र का, जनतंत्र का समर्थक था, जनता का समर्थक था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति की देनों का उल्लेख करें। फ्रांस की क्रांति की देनों का उल्लेख करें। फ्रांस की क्रांति का क्या क्या देन है। इसमें है फ्रांस की क्रांति ने सामंतवाद का अंत किया, आधुनिक युग को जन्म दिया। इसमें समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। अगला है इस क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धिवाद का उदय हुआ तथा जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। तीसरा पॉइंट, फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवी अधिकारों को समाप्त कर जनतंत्र की स्थापना की। चौथा पॉइंट, व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया गया तथा मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई। पाँचवा, दास प्रथा की समाप्ति हुई। छठा, कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है, पढ़ाई लिखाई के लिए यूनिवर्सिटी स्कूल खोला गया। अगला, गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर एवं अन्य व्यापारिक प्रतिबंध हटा देने के कारण वाणिज्य व्यापार की वृद्धि हुई। अगला, राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया, महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किया गया। तो ये सभी फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि फ्रांस की यूरोपीय देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति का यूरोप के और देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति का यूरोपीय देशों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। रोमन नंबर में लिखेंगे, रियल नंबर दिया, हम लोग या रोमन में लिखेंगे। रोमन में लिखेंगे पहला पॉइंट, इटली पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की, जिससे उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ तथा इटली राज्य की स्थापना हुई। दूसरा, जर्मनी पर, रोमन नंबर 2 में लिखेंगे जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी जो 300 राज्यों में विभक्त था, 300 छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया, जिसे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। तीसरा, पोलैंड पर प्रभाव। नेपोलियन ने पोलैंड में भी स्वतंत्रता की लहर फूंक दी। पहले यह रूस, पर्सा तथा ऑस्ट्रिया में बटा था, पर बाद में क्रांति के फलस्वरूप पोलैंड स्वतंत्र राज्य कायम हो सका। अगला, इंग्लैंड पर प्रभाव। इंग्लैंड पर प्रभाव, ठीक ना। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में इस क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा। इसको अगला क्वेश्चन है अब 7वां नंबर, फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16वां किस प्रकार उत्तरदायी था, ठीक ना। वहाँ का राजा था लुई 16वां, ये किस प्रकार उत्तरदायी था फ्रांस की क्रांति के लिए।
तो इसका उत्तर लिखना है, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ठीक ना। क्रांति से पहले वहाँ कौन सा शासन व्यवस्था था? राजतंत्रात्मक। बुर्बो राजवंश के, ठीक ना, बुर्बो राजवंश के लुई 14वां, ठीक ना, लुई 14वां के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी। जब फ्रांस का राजा लुई 14वां था तो वहाँ का कंडीशन बहुत ही बढ़िया था। लेकिन उसके बाद के शासक क्या हुए? अयोग्य सिद्ध हुए। 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा था, जो निरंकुश, फिजूल खर्ची एवं अयोग्य था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनियत के साथ हुई, ठीक ना। लुई 16वां का विवाह किससे हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनियत से हुआ, जो उत्सवों में काफ़ी पैसे लुटाती थी और अपने खास आदमियों के ओहदे दिलाने के लिए राज कार्य में दखल देती थी ना। उसका जो अपना आदमी था, जैसे भाई हो गया, ठीक ना, उसके बाद जो है भतीजा हो गया, बेटा हो गया, जो भी अपना आदमी था उसको जो राज्यकाल में बोला जाता था कि इसको पर्सनल अच्छा खासा पद दीजिए, इसके लिए वो राज्यकाल में दखल देती थी। आगे लिखना है, फ्रांस पर पहले से ही, यहाँ से लिखेंगे अब, फ्रांस पर पहले से ही 10 अरब से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था। अतः राजा को अपने नियमित खर्चा निकालने के लिए जनता पर करों की वृद्धि करनी पड़ती थी ना, ठीक ना। जनता पर अधिक से अधिक क्या करता था? टैक्स लगा देता था। आवश्यकता पड़ने पर, अब यहाँ से लिखेंगे, आवश्यकता पड़ने पर राजा पैसे तथा शक्ति के बल पर न्यायाधीशों को भी खरीद लेता था, न्यायाधीशों को भी खरीद लेता था। यहाँ तक इसका आंसर लिखाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां दिया है, जैकोबिन क्लब का फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान था? जैकोबिन क्लब का फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान था? तो जैकोबिन क्लब आलोचकों का समूह था जिसका नेता रॉबस्पियर था, ठीक ना। पूछेगा जैकोबिन क्लब या जैकोबिन दल का नेता कौन था? रॉबस्पियर। रॉबस्पियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। किसका समर्थक था? वामपंथी विचारधारा। वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। राजा की सत्ता क्या कर दिया गया? तो 21 सितंबर 1992 को चुनाव करवा के ख़त्म कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां पर मुकदमा चलाया गया तथा 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक ना। लुई 16वां क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। कुछ दिनों के बाद मेरी अंतोनियत को, यानी उसकी पत्नी को भी फांसी दे दी गई। कन्वेंशन के द्वारा फ्रेंच को राष्ट्र की एकमात्र भाषा घोषित कर दी गई ना। फ्रेंच भाषा क्या हुआ? तो फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा कहलाया। गुलाम प्रथा तथा प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। उसके बाद जो वहाँ पर जो गुलाम था कि यदि उस किसी के दादाजी काम किए हैं, उसके पिताजी, उसका बेटा पोता भी काम करेगा, इस प्रथा ख़त्म कर दिया और पहला बेटा ही उत्तराधिकारी होगा, ठीक ना, चाहे वो योग्य हो चाहे नहीं हो, इस प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। इन सभी को रॉबस्पियर ने सर्वोच्च सत्ता के प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसकी हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से जुलाई 1794 में उसे भी मृत्युदंड मिल गया, ठीक ना। तो इस प्रकार ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।